हेलो एवरीवन, आज हम हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हेल्थ एंड डिजीज़, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, या हम इसको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल सकते हैं। फिर इनके कॉजेज और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब इनके जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ठीक है। फिर इनके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे और इम्यूनिटी और पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, हेल्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने क्या है हेल्थ की डेफिनेशन दी है और उसने क्या बोला कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि हेल्थ क्या है? एक कंप्लीट हमारी बॉडी की फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। मतलब कि हम किसी पर्सन को हेल्दी तब बोलेंगे जब क्या है वो फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा और क्या है सोशली एडजस्टेबल होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें क्या है फिजिकल वेलबींग, मतलब कि आप क्या है फिजिकली बिल्कुल फिट है, तभी क्या है आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होगी या फिर डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेसर है उसको रिजॉल्व करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या है आप सोसाइटी में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनकर रहोगे, ठीक है। सोसाइटी में इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या है, अगर आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कोई भी फिजिकल इलनेस हो गई, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर होने के बाद क्या है हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कैंसर क्या है बहुत ज़्यादा उसका लोगों की ट्रीटमेंट एक तो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ भी उससे क्या है अल्टर हो गई। अब मेंटल हेल्थ अल्टर हुई तो उसके बाद क्या सोसाइटी से क्या है अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देंगे, अपने पेरेंट्स या पीयर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा सोशल वेलबींग भी अल्टर हो जाएगी, ठीक है। तो जो हेल्थ है वो किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पे। नेक्स्ट है हेल्थ के डायमेंशन की, हम क्या है किसी पर्सन को हेल्दी कब बोलेंगे? फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब कि फिजिकल हेल्थ में क्या आ गया, जैसे कि हम क्या है बैलेंस डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इंटेक करेंगे, तो क्या है हमारी फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहेगी। सोशल हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी कि अगर हमारी फैमिली हमें अच्छे से सपोर्ट करेगी, हमारी फैमिली में या हमारे घर का जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जो हमारी स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, वो भी मैटर करता है। फिर मेंटल हेल्थ में क्या है कि हमारी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। स्ट्रेसर हर किसी के लाइफ में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई स्टूडेंट है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेता है, सुसाइडल टेंडेंसी आने लग जाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेता है और ज़्यादा हार्ड स्टडी करता है, ठीक है। स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या आगे कि कोई कोई कस्टम्स, बिलीव या ट्रेडिशन हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, पहले क्या था मतलब छोटे में ही शादी कर देते थे, या मतलब पहले क्या था मतलब बहुत ज़्यादा मिथ्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते थे कि बिलीव्स है, पुराने कस्टम है, हमारे रीति रिवाज है, ठीक है। अगर वो भी क्या है नेगेटिव होंगे तो उसका भी इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारी हेल्थ पे पड़ेगा। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज क्या होती है? ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसका नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे बॉडी के फंक्शन पे या फिर उसके स्ट्रक्चर पे। हम ये क्या है पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट पे भी इफेक्ट दिखा सकती है डिजीज, और यह बोल सकते हैं पूरी ओवरऑल बॉडी में भी, ठीक है। अब क्या है जो डिजीज होगी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके क्या है स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते हैं। कोई भी पर्सन अगर बीमार होता है तो उसको पता होता है कि हमें ये बीमारी है, नहीं पता होता, लेकिन उसको ये पता होता है कि हमारी बॉडी में क्या है कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि डॉक्टर हमको तो भाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो रही है, नहीं। हम क्या बोलेंगे, हम पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं कि हमको क्या है स्टमक एक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या फिर वॉमिटिंग हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है साइन एंड सिम्टम्स, और ये साइन एंड सिम्टम्स क्या है किसी भी मतलब हर डिजीज का एक स्पेसिफिक साइन होता है, और वही साइन क्या है इंडिकेट करता है कि पर्सन को क्या है कोई डिजीज है। अब नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ उसकी डिजीज की फ्रिक्वेंसी कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब किस में हम स्टडी करते हैं? एपिडेमियोलॉजी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे? हिप्पोक्रेट्स थे, और हिप्पोक्रेट्स को ही हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। फिर फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? चर्क। और इंडियन फादर ऑफ सर्जरी कौन है? सुश्रुत। देन हम कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिजीज कंट्रोल, डिजीज एलिमिनेशन और डिजीज इरेडिकेशन। डिजीज कंट्रोल का मतलब क्या है?
वैसे मैं आपको सिर्फ डिजीज़ इरेडिकेशन ही बता सकती थी, लेकिन क्या है, इसको जानने के लिए आपको एलिमिनेशन और कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिजीज़ कंट्रोल क्या होता है, किसी भी डिजीज़ की इंसिडेंस को और साथ में प्रिवलेंस को कंट्रोल करना, ठीक है। मतलब कि इंसिडेंस का मतलब जितने भी ओवरऑल केस है, और प्रिवलेंस का मतलब जो नए केसेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना क्या कहलाता है, डिजीज़ का कंट्रोल करना। फिर आ जाता है डिजीज़ एलिमिनेशन। डिजीज़ एलिमिनेशन का मतलब क्या है, डिजीज़ तो खत्म हो गई है लेकिन जो उसका कॉज है वो स्टिल प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ठीक है। जैसे कि लेप्रेसी और काला आजार, ये क्या है, इरेडिकेट तो हो गए लेकिन इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है या फिर कॉजेटिव एजेंट है वो एनवायरनमेंट में स्टिल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर डिजीज इरेडिकेशन। डिजीज इरेडिकेशन का मतलब क्या है, जो डिजीज क्या है कंप्लीटली मतलब जड़ से खत्म हो गई है, जीरो केसेस के। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्मॉल पॉक्स। लेकिन आप डिजीज इरेडिकेट तक कब बोलेंगे कि कोई डिजीज क्या है, इरेडिकेट हो गई है, अगर उसकी 3 साल में, प्रीवियस 3 ईयर में कोई भी एक भी केस नहीं आया या कोई हिस्ट्री नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे कि डिजीज क्या है, इरेडिकेट हो गई है, ठीक है। सिर्फ स्मॉल पॉक्स ये जो अभी तक इरेडिकेट हुआ है, और ये वर्ल्ड से कब इरेडिकेट हुआ था, 1980 में, और इंडिया से हुआ था 1977 में, ठीक है, 1977। पोलियो की बात करें तो पोलियो भी क्या है, इंडिया से इरेडिकेट हो गया है, और कब हुआ है, 2014 में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी डिजीज है उसका ट्रांसमिशन या वो उसका फैलाव कैसे होता है, ठीक है। तो डिजीज क्या है, या तो वर्टिकली ट्रांसमिट होगी या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होगा। वर्टिकली का मतलब हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कम्युनिकेट कर जाएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंटल ट्रांसफर भी बोल सकते हैं हम इसको, जैसे कि जिसमें क्या है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चल जाएगी। जैसे क्या है, कोई मदर है, ठीक है, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसके जो न्यूबॉर्न बेबी होगा या फिर अनबॉर्न बेबी होगा वो भी क्या है, HIV पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, सीधा सीधा ट्रांसपेरेंटल ट्रांसमिशन है। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन हो जाएगा। जैसे मान लो कोई पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है, वो आपके सामने खांस रहा है, कफ कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, उससे क्या होगा, जो वायरस होंगे वो स्प्रेड आउट होंगे, और क्या है, हम भी उसे इनहेल करेंगे तो हम भी क्या इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोविड कोविड ठीक है, कोविड हमें नहीं पता है कि कौन पर्सन क्या है कोविड पॉजिटिव है, हम उसके कांटेक्ट में आएंगे, उससे हैंडशेक करेंगे या फिर उससे बात करेंगे, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या है, हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ड्रॉपलेट मतलब जो भी हमारे मुंह से एरोसॉल्स निकल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं जो भी सलाइवरी कंटेन निकल रहा है, उसके कारण क्या है, हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज की। जो डिजीज है उसके कितने टाइप्स होते हैं। वैसे जो डिजीज होता है उसको हम क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज में भी डिवाइड करते हैं। एक्यूट का मतलब जो क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, 3 या 5 दिन के लिए होगा, ठीक है। और क्रॉनिक डिजीज का मतलब क्या होगा कि आपको क्या है, बार बार वो डिजीज हो रही है, तो उसको हम क्रॉनिक बोल देंगे, ठीक है। क्रॉनिक क्या है, 3 हफ्ते से ज़्यादा जब भी कोई डिजीज प्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन या क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डिजीज का टाइप्स। तो डिजीज क्या है, मेनली हमारी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, कंजेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल का मतलब जो जन्म से प्रेजेंट होगी हमारे में, ठीक है। और एक्वायर्ड डिजीज क्या होगी, जो जन्म के बाद होती है। कंजेनाइटल डिजीज में हम बोल सकते हैं जैसे कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, ठीक है, हाइड्रोसेफेलिस हो गया, ये सब क्या है, बर्थ से प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंजेनाइटल डिजीज या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अब एक्वायर्ड डिजीज क्या होगी, जन्म के बाद। ये हमारी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, जो संक्रमण के थ्रू फैलने वाली बीमारियां होती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो फैलती नहीं है, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि डीजनरेटिव डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, एलर्जिक डिजीज, कैंसर और अदर डिजीज। डीजनरेटिव डिजीज का बात करें तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गन का डीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। हर सिस्टम की कुछ डीजनरेटिव डिजीज होती है, ठीक है। जैसे बोन्स की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होगा, जो जॉइंट होता है उनका डीजनरेशन हो जाएगा। ऐसी अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, ब्रेन सेल्स का डीजनरेशन हो जाएगा। फिर डिफिशियंसी डिजीज में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, किसी भी न्यूट्रेंट की या फिर किसी भी मिनरल्स विटामिन की कमी हो जाएगी, या फिर ब्लड की कमी हो जाएगी, उसके कारण जो डिजीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिफिशियंसी डिजीज। जैसे कि एनीमिया, हाइपोकैलीमिया, ठीक है, ये सब किस में आ गया, हाइपोनेट्रीमिया, ये सब आ जाएगा डिफिशियंसी डिजीज में। फिर आ जाता है एलर्जिक डिजीज। एलर्जिक डिजीज किसी पर्सन को क्या है, पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी किसी भी कारण हो सकती है, कभी फूड से हो गई, पॉइजनिंग हो गई, किसी को क्या बोलते हैं, डस्ट से हो गई, ये सब किस में आ जाता है, एलर्जिक। जैसे कि डर्मेटाइटिस, स्किन की डिजीज हो गई, स्किन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसमें। अस्थमा हो गया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है कैंसर। कैंसर में बहुत सारे टाइप्स के कैंसर आ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सो मैनी। ठीक है। फिर अदर डिजीज में क्या गए, जिनके जो रीज़न होता है ना वो एक या दो से ज़्यादा रीज़न होते हैं। ठीक है। बहुत सारी डिजीज ऐसी है जिनके क्या है कॉज के बारे में नहीं पता है, ये किस में आ जाती है, अदर टाइप्स ऑफ डिजीज में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि फैलती है। ठीक है। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ को मैंने एक निमोनिक्स दिया है। ठीक है। निमोनिक्स है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का मतलब पहला क्या है, स्कारलेट फीवर। दूसरा क्या हो गया, निमोनिया और पिटोसिस। थर्ड हो गया इन्फ्लुएंजा। फोर्थ डिप्टीथीरिया। ई से क्या हो गया, एपिग्लॉटिस। ठीक है। आर से हो गया रुबेला। एम से हो गया मम्स और मेनिंजाइटिस। और ए से हो गया एडिनो वायरस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू पैथोजन की। जो पैथोजन है डिजीज कॉज करने का वो कौन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है या फिर वॉर्म है। ठीक है। जो डिजीज वायरस के कारण होगी वो कौन कौन से होते हैं, डेंगू, पोलियो, फ्लू, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मेजल्स, चिकन पॉक्स, कोरोना या कोविड-19, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। इनके जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, वायरस। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन से हो गए, कोलेरा, नुमोनिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एंथ्रेक्स और सिफिलिस। फिर फंगल इन्फेक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन में आ जाते हैं जैसे कि बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होते हैं, मशरूम पॉइजनिंग हो गई, रिंगवॉर्म हो गया है, एथलीट फूड्स हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोजोअल डिजीज। उसमें कौन कौन सा आता है, मलेरिया, काला आजार, डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। ये सब किस में आ जाते हैं, जिन प्रोटोजोआ में। इनके कॉज क्या है, प्रोटोजोआ है। फिर वॉर्म इन्फेक्शन मतलब कि जो क्या है किसी तरह की कीड़ों के कारण जो होता है। ठीक है। इसमें कौन सा आ जाता है, इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है। और एल्फेंटाइटिस या फिर हाथी पाँव। अब ये क्या है, कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। ठीक है। अब इसमें हम क्या है, कॉमन डिजीज पढ़ेंगे, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसका कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि उसका स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, साथ में उसके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मम्स की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 4 दिन या फिर हम 18 दिन भी बोल सकते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, मिक्सो वायरस। और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कि जो हमें क्या है, घुटने में दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है। डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, जिसको हम डिस्पेजिया भी बोलते हैं। कान में दर्द होगा, बुखार हो सकता है, फीवर हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वैक्सीन, MMR वैक्सीन लेते हैं, मिजल्स, मम्स, रूबेला की वैक्सीन, जो कि इसमें लगते हैं 9 मंथ में। और ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होगा, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। फिर आ जाता है मिजल्स, जिसको हम खसरा भी बोलते हैं, और इसको हम 3 C's डिजीज भी बोलते हैं। 3 C's का मतलब इसमें क्या है, 3 C's प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कफ, कोरिंजा और फिर कंजक्टाइटिस। ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होगा, और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होगा, पैरामिक्सो वायरस। इसमें क्या है, कफ या फिर खांसी होगी, कोरिंजा होगा। कोरिंजा का मतलब क्या है, इसमें क्या है, फ्लू लाइक, जैसे जुकाम में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें क्या है, कंजक्टिवाइटिस, जो हमारी कंजक्टिवा होगी वो क्या होगी, रेड हो जाएगी। और एक इसमें आपको कोपिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। कोपिक स्पॉट का मतलब क्या है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के आप मतलब स्पॉट टाइप के जो बकल म्यूकोसा है उसमें देखने को मिलेंगे। इसका भी जो प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, वो क्या है, वैक्सीनेशन। मिजल्स की जो किसमें लगते हैं, 9, 14 और 24। MMR सेम लगती है। ठीक है। दोनों सेम वैक्सीन है। फिर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आता है चिकन पॉक्स। ठीक है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 21 दिन का। इसका वायरस कौन होता है, वेरिसोला जोस्टर वायरस। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगे, रैशेज देखने को मिलेंगे बॉडी में, और मिसल्स होगा। मिसल्स का मतलब थकावट सी होगी, फीवर हो सकता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। पानी वाले ना ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे, जिसको पेप्यूल्स या फिर पेस्ट्यूल्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एड्स। एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स देखने में आपको 1 मंथ से 10 साल तक भी लग जाते हैं। ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो क्या है, वास्टिंग सिंड्रोम। वास्टिक सिंड्रोम का मतलब क्या है, जो मसल्स है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। ठीक है। उसका वेट लॉस होने लग जाएगा, डायरिया होता है इसमें। ठीक है। भूख नहीं लगती है, और बहुत सारे और इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं, इलिसा, CD4 काउंट चेक करेंगे इसमें हम, और नॉन स्पेसिफिक जो एड्स है वो हम अभी आगे डिटेल में भी पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, इम्यून सिस्टम।
नेक्स्ट आ जाता है टाइफॉइड। टाइफॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 6 से 30 दिन का। इसका कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी, और इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो क्या होता है, वाटरी डायरिया, या फिर हम इसको बोलते हैं पी सूप डायरिया। ठीक है, इसमें फीवर भी देखने को मिलेगा। इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, विडार टेस्ट। और इसमें अब टाइफाइड के लिए क्या है, एक वैक्सीन भी आ गई है TY21, जो अभी यहाँ पे करंटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इंडिया में स्पेशली। और इसमें ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है, इंटेस्टाइनल फीवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिप्टीथीरिया के बारे में। डिप्टीथीरिया का भी इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 से 5 दिन का। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है क्राइनोबैक्टीरियम डिप्टीथीरिये। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, सोर थ्रोट होगा, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मैंने आपको भी बताया कि घुटने में क्या है, दिक्कत होगी। और इसमें क्या है, लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा। इसमें हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम सीक टेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, DPT वैक्सीन, डिप्टीथीरिया पिटोसिस और टिटनेस की वैक्सीन लगाते हैं हम। फिर इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें भी कौन सा, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होगी। फिर आता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, TB। इसका इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 3 से 24 मंथ तक। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है सबको ही पता होगा, TB का जो साइन एंड सिम्टम्स वो क्या होता है, कफ। इसमें क्या है, कफ प्रेजेंट होगी 2 हफ्तों से ज़्यादा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हेमापेटाइसिस होगा, मतलब कि जो स्पुटम होगा उसमें ब्लड देखने को मिल सकता है आपको, नाइट स्वेट होती है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लग जाएगा, थकावट होगी। ये सब क्या है, ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट है। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबको लगता है कि इसके टेस्ट के लिए क्या है, मॉन्टेक्स टेस्ट TB का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। नहीं, लेकिन मॉन्टेक टेस्ट इसका कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। इसका जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो कौन सा होता है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। ठीक है, बाकी हम इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, या फिर CBNA टेस्ट और PDD भी कर सकते हैं, PPD। ठीक है, PPD का मतलब क्या होता है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। इसमें क्या करेंगे, हम जो प्रोटीन का फॉर्म होता है वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और कैबिनेट टेस्ट का मतलब क्या होता है, कार्ड बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफायर टेस्ट। और ये हम स्पेशली CBNA कब करते हैं, जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB होगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी, सबको पता है कि जो TB होता है उसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व करता है, लंग्स। ठीक है, लेकिन कभी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी TB। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो TB होता है अदर ऑर्गन में भी फैल जाता है। आपने कभी सुना भी होगा कि आंख का TB हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड या हड्डियों का TB हो गया, पॉट्स ट्यूबरकुलोसिस। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए CBNA टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मलेरिया। मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 30 दिन का। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और ये कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, फीमेल एनाफिल। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होगा वो कौन कौन से हो गए, फीवर्स, चिल्स, हेडेक और डायरिया देखने को मिलेगा। इसमें जो टेस्ट करते हैं हम डीप स्टिक और ब्लड स्मीयर टेस्ट करेंगे। और जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो कौन सी ड्रग्स देते हैं, इसमें हम एंटी मलेरियल ड्रग में जिसमें भी क्विनोइन आएगा वो सारी कौन सी होते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग, जैसे कि क्लोरोक्विनोन, प्रिमोक्विनोन, फिबिक्विनोन। ये सब कौन सी है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, और मलेरिया में ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होगा, लिवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस या फिर पोलियो। ठीक है, अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से 14 दिन का। वायरस कौन सा होता है, पोलियो वायरस। और इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, पैरालाइज हो जाएगी बॉडी का, या फिर ट्रिपॉइड साइन। ट्रिपॉइड साइन का मतलब क्या होगा, जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, अपना ही वेट नहीं गेन कर पाएगी। ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। इसका जो टेस्ट होता है वो क्या क्या करते हैं, इसमें स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, अब जो इसमें प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट क्या है, पोलियो वैक्सीन, इसकी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन भी है। पोलियो में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम। उसमें भी कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है कोलेरा। ठीक है, कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 2 से 5 दिन तक। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया। ठीक है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, इसमें राइस वाटर स्टूल होगा। राइस वाटर स्टूल मतलब वाटरी डायरिया ही होगा, लेकिन इसमें क्या है, राइस का जो वाटर होता है उसके कलर का होगा। इसमें जो मेडिसिन देते हैं वो स्पेसिफिकली ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन देते हैं। और ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होगा, इसमें इंटेस्टाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है डेंगू। डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन का होता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, एर्बो वायरस। और कौन से मच्छर के काटने से होता है, एडीज मॉस्किटो के कारण। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा आपको, फीवर होगा। इसमें कभी कभी डे नाइट फीवर भी होता है, मतलब कि मॉर्निंग में होगा, फिर दिन में ठीक होगा, फिर डे नाइट में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, कभी कभी रैशेज भी हो जाते हैं। इसके डायग्नोस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, टुर्निकेट टेस्ट करेंगे।
ठीक है, ऑर्गन कोई ऐसे स्पेसिफिक इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। फिर आता है रेबीज। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना, 2 से 3 मंथ, और ये वरी भी कर सकते हैं 1 साल तक। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, रेबीज वायरस। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फीवर होगा, इसमें एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, वाटर फियर होगा जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और फेरेंजियल स्पाम होगा। फेरेंजियल स्पाम का मतलब क्या है, जो मतलब फेरेंजियल मसल्स होते हैं ना, उसका जो कंट्रोल होता है वो लूज हो जाता है, जिसके कारण क्या सलाइवेशन होती रहती है। फिर इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, काउ ड्राई बी बॉडी टेस्ट भी करते हैं। इसमें ये क्या होता है कि मतलब एक तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, इसको देखते हैं हम इसमें। फिर इसका जो प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, क्या है, जब भी डॉग बाइट कर रहा है विदिन 24 आवर्स में हमें क्या है, फर्स्ट शॉट लेना है एंटी रेबीज इन्फेक्शन का, और इसके 5 शॉट्स लगवाने हैं। इसमें ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है, नर्व और ब्रेन्स। फिर आ जाता है लेप्रेसी, ठीक है। लेप्रेसी को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 5 साल तक का, ठीक है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा वो कौन होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। ये भी क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का एक फॉर्म है। इसका जो साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, इसमें ब्लिस्टर हो जाएंगे, लॉस ऑफ कलर हो जाएगा, सेंसेशन नहीं होगी बॉडी में, ठीक है, लेप्रेसी में। अब जो इसके टेस्ट होते हैं, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, एल्डिहाइड टेस्ट और हिस्टामिन टेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन से देते हैं, MDR, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट थेरेपी। और इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, नर्व्स और स्किन। लास्ट आता है वुपिंग कफ या फिर काली खांसी। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 7 से 10 दिन का। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा होता है, बुडेल्टा पिटोसिस। इसमें ड्राई कफ होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ, आपने सुना होगा जिसको कुत्ता खांसी बोलते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट होगी बहुत ज़्यादा, और वाटरी आई हो जाएगी, कभी कभी क्या है रेडनेस भी हो जाती है जो आई होगी उसमें। और इसमें सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ और डिजीज के कौन कौन से, सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, टेट्रायोमिया पैलिडियम। VDRL टेस्ट करेंगे इसके लिए। काला आजार हो गया, ठीक है, काला आजार का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है, लेसिमिनिया डोडोवानी। प्लेग का कौन सा हो गया, यर्सीनिया पेस्टिस। स्कारलेट फीवर का ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। ये क्या है, क्रॉनिक या एक्यूट भी हो सकते हैं। और इसके जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं इनके पीछे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजी या फिर अंडरलाइंग कॉज प्रेजेंट होता है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो बहुत सारी है, अगर हम पढ़ने बैठे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेन बता देती हूँ, सिर्फ नाम बता देती हूँ, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, डायबिटिक हो गया, कैंसर, रेस्पिरेटरी इलनेस हो गई, या फिर कोई फिजिकल इंजरी हो गई, और मेंटल कंडीशन हो गई। अभी जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हो रहा है, NCD प्रोग्राम चलता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम, ठीक है। उस डिजीज़ प्रोग्राम के अंदर 5 डिजीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये डिजीज़ ऐसी है क्योंकि इसका जो प्रिवलेंस बोल सकते हैं या फिर इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम है उसके अंदर इन 5 डिजीज़ को लिया गया है, ठीक है। हाइपरटेंशन कब होगा, जब जो ब्लड प्रेशर होगा 120/80 से mmHg से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर 120 से ज़्यादा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर 80 से ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन। फिर डायबिटिक मेलाइटस, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो इनके इंसिडेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, NCD प्रोग्राम में इन 5 डिजीज़ पे एम्फेसिस किया जाता है। और ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट हम करते हैं, डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी क्या है, बॉडी कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज या इन्फेक्शन, कि हमारे जो बॉडी है उसकी क्षमता वो क्या है, किसी भी बाहर से जो इन्फेक्शन आया उससे लड़ सके, ठीक है, या फिर डिजीज से लड़ सके, उसको क्या बोलेंगे हम, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है मेनली, इनेट इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगी या हमारे जीन्स में प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पूरी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में क्या है, डेवलप होती रहती है या फिर बनती रहती है, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी फिर से 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगी, जो एंटीबॉडी होगी वो क्या है, बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है, अपने आप, मतलब कि क्या है, हमें बाहर से कोई भी आउटसाइड कुछ भी एंटीबॉडी नहीं लेनी पड़ती है, बॉडी में क्या है, खुद से प्रोड्यूस होगी एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होगी, जो एंटीबॉडी हम बाहर से लेंगे किसी भी इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्म में या फिर वैक्सीन के फॉर्म में
लेंगे वो किस में आ जाएगी, पैसिव इम्यूनिटी में। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, मतलब कि हमको क्या है, पहले कोई इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के कारण क्या है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी हमेशा के लिए डेवलप हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए चिकन पॉक्स, आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, बोलते हैं कि चिकन पॉक्स क्या है, लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, लेकिन खैर किसी किसी को क्या है, बहुत रेयर केस में दोबारा भी हो जाता है। लेकिन चिकन पॉक्स क्या है, एक बार अगर चिकन पॉक्स की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन गई तो फिर वो क्या है, हमेशा के लिए रहती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम, खुद से मैन मेड जो होती है, खुद से वैक्सीन सिर्फ एक ही बार लेते हैं। ठीक है, कोई वैक्सीन हम एक बार ले लेंगे और क्या है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे कि जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन होता है ना, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें जो भी वैक्सीन लगती है वो कौन सी होती है, क्योंकि ये क्या होता है, नेचुरल, मतलब नेचुरल फॉर्म होते हैं ये। ठीक है, और हमेशा के लिए हमारी इम्यूनिटी को एक्टिव कर देते हैं। जैसे क्या है, जन्म टीका लगता है ना ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है, बीसीजी इंजेक्शन लगता है, वो किस में आ जाता है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल और एक्वायर्ड 2 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा, इसमें हम क्या है, नेचुरली लेते हैं, जैसे मदर से, मतलब वर्टिकल ट्रांसफर हो जाएगा हमारे में। ठीक है, वो इम्यूनिटी किस में आ जाती है, पैसिव इम्यूनिटी में। जैसे कि क्या है, मदर टू फिटस में आ जाएगी, या फिर मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे भी हम जो इम्यूनिटी लेंगे वो किस में आ जाएगा, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम डायरेक्टली इंजेक्शन फॉर्म में कोई भी एंटीबॉडी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइफाइड हो गया, जैसे कि टाइफाइड में क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ले लेते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन में भी बहुत सारे जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, ये सारी इम्यूनोग्लोबुलिन हम क्या है, अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर कर लेंगे। इसके कारण जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम HIV एड्स के बारे में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी डिजीज है या फिर ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज है जो हमारी बॉडी को क्या है, अपॉर्चुनिटिक बना देता है इन्फेक्शन के लिए। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो खुद से अदर इन्फेक्शन को इनवाइट करती है, क्योंकि जो हमारा CD4 सेल का काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये क्या है, एक इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन क्या है, कम्युनिकेबल है, फैलने वाला है। ठीक है, जो HIV एड्स होगा, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीजेज हो जाती है हमारी बॉडी को, या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो वेट होगा वो लॉस होने लग जाएगा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, अदर इन्फेक्शन भी ईजिली हो जाएंगे। 90% केस में क्या होता है कि अगर जो पेशेंट है उसको HIV है, एड्स है, तो उसको क्या है, ट्यूबरकुलोसिस भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जो इंडिया में वर्ल्ड में HIV का फर्स्ट केस आया था 1981 में, जो कहाँ आया था, USA में, और इंडिया में कहाँ आया था, 1986 चेन्नई में। जो किसको आया था, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर थे उनमें देखने को मिला था। इसके वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या फिर HIV वायरस भी बोलते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या होंगे, सबसे पहले अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर है कि, ठीक है, कमर्शियल सेक्स वर्कर में इसलिए केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर कोई पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है, तो हम क्या है, अगर ब्लड, सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क, वजाइनल सिक्रीशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। फिर क्या है, ये हॉस्पिटल सेटिंग में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ब्लड के कांटेक्ट में आता है, जैसे हॉस्पिटल स्टाफ होगा तो क्या है, निडल स्टिक इंजरी हो गई, सुई चुभ गई, उसके कारण। फिर क्या, कोई कोई क्या है, टैटू वगैरह बनवाते हैं, या जो बॉडी है उसमें टैटू वगैरह बनवाएंगे, उसके कारण भी हो सकते हैं। या बॉडी ट्रांसफ्यूजन, कभी कभी क्या है, शेविंग, बॉयज़ क्या है, शेविंग करवाते हैं, तो अगर ब्लेड चेंज नहीं करते, किसी को पहले से इन्फेक्शन है तो ब्लड के कांटेक्ट में कट लग गया तो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, उसको भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या है, फीवर हो सकता है, रिकरेंट फीवर आएगा, चिल्स होगी, सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, डायरिया देखने को मिलेगा, इंडाइजेशन, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड, HIV वायरस आया, वो ब्लड में गया, ब्लड के बाद वो किस पे अटैक करेगा, WBC पे। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स में। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स में के पास क्या करेगा, ये B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो B लिम्फोसाइट होती है वो किस में हेल्प करती है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में, और T लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, CD4 और CD8, जो एक तरह की किलर सेल्स होती है, उनकी हेल्प करेगी कि वो क्या है, हमारी सेलुलर इम्यूनिटी को मेंटेन करे। लेकिन HIV वायरस आने के कारण क्या है, CD4 और CD8 का लेवल क्या है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी।
जो नॉर्मल CD4 काउंट होता है वो नॉर्मल कितना होता है 500 से 1500 सेल पर क्यूब, ठीक है। और CD8 का काउंट कितना है 150 to 1000 सेल पर क्यूब। लेकिन HIV एड्स में क्या होगा, ये बिलो 200 सेल पर क्यूब चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, जो वाइट ब्लड सेल्स होगा उसका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और बॉडी क्या है इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगी। इसके डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न नहीं सॉरी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे और कंफर्मेटिव टेस्ट, ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। एलिसा HIV का कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, इसका कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करते हैं, इसमें ART थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल वायरल थेरेपी देते हैं, और ये कब आई थी 2004 में। और एक क्या है जो HIV एड्स, इसके लिए एक वैक्सीन भी बनी है RV144, लेकिन ये क्या है इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। और जो HIV का हेल्प नंबर है वो कितना होता है 1097, रेड रिबन इसका सिंबल होता है, आपने देखा भी हो। अब नेक्स्ट लास्ट हम डिस्कस करेंगे पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में कब आया था 1988 में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, कब किया था 1988 में, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये कब लॉन्च हुआ 1995 में। और किसके लिए आया था ये 0 से 5 साल के बच्चों के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या है कम्युनिटी में जो इम्यूनिटी है पोलियो के अगेंस्ट वो मेंटेन करनी है। दूसरा क्या है पोलियो को इरेडिकेट करना है पूरे वर्ल्ड से, और 100% कवरेज करनी है पोलियो वैक्सीन की। और इसमें क्या था एक मोपअप राउंड, मोपअप राउंड का मतलब क्या था, कभी भी आपने देखा होगा कि संडे को क्या है पोलियो का वैक्सीन लगता है, लेकिन क्या है उसके बाद 3 दिन तक घर घर में जाके क्या है फिर भी पोलियो लगाते हैं, तो उसका क्या है मोपअप राउंड। मोपअप का मतलब क्या है जितने छुटे हैं उसको भी हमें क्या है कवर करके 100% कवरेज लानी है। तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है मोपअप, ठीक है। अब जो पोलियो है ना, पोलियो के लास्ट केसेस कब रिपोर्टेड हुए थे 13 जनवरी को वेस्ट बंगाल में, 24 अक्टूबर 1999 को यूपी के अलीगढ़ में देखने को मिला, और 22 अक्टूबर 2010 में झारखंड के पाकुर में, ठीक है। पोलियो वैसे इरेडिकेट हो गया इंडिया से कब हुआ 2014 में, ठीक है। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसमें क्या है 2 वैक्सीन आ जाती है, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, ठीक है। जो OPV है वो क्या है लाइव वैक्सीन, और ये कौन सी किल्ड वैक्सीन है। जो OPV है वो किसने डिस्कवर की, सेबिन ने, और जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो किसने की, साल्क ने। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन जो मोस्ट सेफर है वो कौन सी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल का रूट कौन सा है, ओरल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा। और IPV का कौन सा है, सबकुटेनियस या फिर IM भी लगा सकते हैं। इसकी टाइम कौन कौन सी, एक तो छठे वीक में, जब भी बच्चा पैदा हुआ तब लगनी है, छठे वीक में, 10वें हफ्ते में, 14 हफ्ते में, 5 साल तक लगेगी, ठीक है। और IPV कब देते हैं हम, 6 हफ्ते और 14 वीक में, ठीक है। सबकुटेनियस देंगे ये 0.1 ml, ठीक है। अब 2016 में क्या किया, एक स्विच ऑपरेशन चलाया गया। स्विच ऑपरेशन में क्या था, पहले क्या होता था जो OPV वैक्सीन थी वो 3 स्टेन के लिए वर्क करती थी, क्योंकि जो पोलियो थे उसके 3 स्टेन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो वैक्सीन आती थी वो कौन सी आती थी, ट्राईवैलेंट। लेकिन अब क्या किया गया, जो सेकेंड वाला स्टेन है वो क्या है इरेडिकेट हो गया, तो उसको हटा के क्या है वैक्सीन को बाईवैलेंट बना दिया। इसमें क्या है 2 स्टेन है पोलियो के, फर्स्ट और थर्ड। तो स्विच ऑपरेशन में क्या किया, जो पहले वाली वैक्सीन थी उसको यानी कि ट्राईवैलेंट थी उसको शिफ्ट करके कहाँ पे लिया है, बाईवैलेंट में। तो इसको क्या बोला गया, स्विच ऑपरेशन। और ये कब लॉन्च हुआ 2016 अप्रैल में। अब जब भी आप क्या है पोलियो की वैक्सीन देखेंगे ना, तो उसमें क्या है एक वैक्सीन वायरल मॉनिटर देखने को मिलता है। ये क्या करता है, बताता है कि जो वैक्सीन है वो मतलब पोटेंट है, या उसकी जो पोटेंसी है वो ठीक है या नहीं है, मतलब कि हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। WHO ने ये ग्रेड दिए थे, इसमें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ होता है। ग्रेड फर्स्ट में क्या होगा कि एक सर्कल होगा, ठीक है, सर्कल के बीच में क्या है डॉट बना होगा। अगर क्या है ये वाला जो पोर्शन है ये तो क्या होगा लाइट ब्लू होगा, ये वाला बीच वाला वाइट होगा, तो क्या है वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड वाले में क्या होगा कि सर्कल होगा, सर्कल के बीच में जो ये वाला पोर्शन है ये क्या होगा लाइट ब्लू होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या हल्का सा येलो हो जाएगा, तब भी क्या है हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड वाले में क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन होगा ये क्या होगा पूरा ब्लू हो जाएगा, और ये भी क्या है लाइट ब्लू हो जाएगा, तो हम क्या है वैक्सीन को यूज़ नहीं करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। और लास्ट वाले में क्या होगा, जो ये बीच वाला पोर्शन है ये तो डार्क ब्लू हो जाएगा, और ये वाला क्या है लाइट ब्लू रहेगा, तो तब भी हमें क्या है वैक्सीन को यूज़ नहीं करना है। तो ये क्या है वैक्सीन वायरल मॉनिटर। डायग्राम में क्या है वैक्सीन वायरल मॉनिटर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था इसमें क्या है 4 ग्रेड्स होते हैं,
ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, जो वाइट वाला पोर्शन होगा वो वाइट होगा और ये वाला क्या है ब्लू होगा। सेकंड में क्या है, ये थोड़ा सा पेल होगा और ये वाला क्या है थोड़ा सा ब्लू होगा। तो भी क्या है हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लास्ट वाले में क्या है जो कलर होगा वो सेम हो जाएगा, तो हम क्या है यूज़ नहीं करेंगे। और फोर्थ ग्रेड में क्या होगा, जो बीच वाला पोर्शन होगा वो डार्क हो जाएगा और ये वाला लाइट रहेगा, तो भी हमको वैक्सीन को यूज़ नहीं करना है, सिंपली डिस्कार्ड करना है। अब क्या है, जो ओपीवी वैक्सीन होते हैं, वैसे नॉर्मली वैक्सीन को हम कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, एक ऐसी वैक्सीन है जिसको हम कितना 3 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर में, -20 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। क्योंकि जो ओपीवी होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसलिए हम इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके सिलेबस का ही टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।